हाय गाइस, वेलकम टू टाइडी क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था विटामिन्स, जिसमें से हमने देखा था विटामिन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। विटामिन के प्रकार हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि विटामिन के कितने प्रकार हैं। इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक बांटा था वसा में विलीय विटामिन और एक किया था हमने जल में विलीय विटामिन। ओके, वसा में हमने 4 विटामिन देखे थे विलेय, जिनमें से हमने देखा था विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, ओके, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 देखा था। मैंने नहीं कहा भी था कि इनको आप अडैक करके याद कर सकते हैं। अडैक ये है वसा विलेय। फिर जल में विलेय हमने देखा था बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और सी। इनमें से हम लोगों ने विटामिन ए को डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। तो विटामिन ए हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बारे में हमने बहुत का सारा पढ़ा था कि इसका रेटिनॉल नाम है, साइंटिफिक नाम, इसका कार्य क्या होता है, ये सभी प्रीवियस में डिस्कस कर चुके थे कि इससे कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोपिया जिसे कहते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था। और कॉर्निया संबंधी एक और बीमारी होती है जिसे हमने देखा था जीरोप्थेलिमिया, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग इसके आगे का डिस्कस कर रहे हैं, यानी विटामिन डी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट विटामिन पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन डी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन डी, ओके, तो विटामिन डी, जंतु में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, यानी जो जंतु हैं इनमें हम 2 प्रकार के विटामिन डी देखते हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक इनमें से होता है आपका कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो ये शब्द तो आएगा ही आएगा। डी का मोस्टली जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। बट जंतु में 2 प्रकार का पाया जाता है, कोली कैल्सीफेरॉल और एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल, इसको हम लोग इस वाले को D3 से दर्शाते हैं, इसको D2 से दर्शाते हैं। ओके, तो कोली कैल्सीफेरॉल और कौन सा, अर्गो कैल्सीफेरॉल। इनमें से यदि हम लोग डिस्कस करें कोली कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतुओं में, इसका देखते हैं संश्लेषण कैसे हुआ। ओके, तो इसका संश्लेषण जो जंतुओं में होता है वो सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों के द्वारा होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश की कौन सी? परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें के प्रभाव द्वारा जो एक पदार्थ होता है जिसका नाम है, इसको आपको याद रखना है कि इस पदार्थ का नाम, ओके, जिस पदार्थ की वजह से होता है उसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से होता है। अब चूंकि 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में, ओके, परावैंगनी किरणों, इसलिए इसको हम लोग धूप का विटामिन कहते हैं। किसका कहते हैं? धूप का विटामिन। तो ये कहलाता है धूप का विटामिन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अर्गो कैल्सीफेरॉल की। तो जो अर्गो कैल्सीफेरॉल है, अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सी
कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की परावैंगनिक प्रभाव द्वारा अर्गोस्टॉल नामक पदार्थ से, किस पदार्थ से होता है ये भी देखिए। सूर्य के प्रकाश तो दोनों में ही है, सूर्य के प्रकाश की जो यूवी रेज है यानी परावैंगनिक किरणें हैं, इसमें एक पदार्थ है जिसका नाम है अर्गोस्टॉल। और ये कौन करती हैं? यीस्ट कोशिकाएं। ओके, इसका निर्माण कौन करती हैं? यीस्ट कोशिकाएं। तो इसके द्वारा इसका प्रमुख कार्य किसका है? दांतों और हड्डियों का विकास है। यानी ओके, अर्गो कैल्सीफेरॉल का प्रमुख कार्य क्या है? दांतों व हड्डियों का विकास। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि हम लोग देखें कि विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो विटामिन डी के देखते हैं स्रोत। तो विटामिन डी का सबसे पहला स्रोत तो आप लोग डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग शुरुआत में भी, सूर्य का प्रकाश। ओके, फिर यदि देखें हम लोग इसका यकृत भी स्रोत है, दूसरा मक्खन और मछली का तेल, आंवला और जो अंडे की जर्दी होती है उसमें। ये प्रमुख इसके स्रोत हैं। अब देखते हैं हम लोग कि विटामिन डी की कमी से कौन से अपूर्णता रोग होते हैं, यानी डिफिशियंसी कौन सी होती है? डिफिशियंसी डिसीज। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम लोग इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों में। ओके, बच्चों में जो इससे कमी से होता है उसको सूखा रोग, कौन सा? सूखा रोग, या इसी को हम लोग रिकेट्स कहते हैं। कौन सा? रिकेट्स। रिकेट्स। और वयस्कों में यदि देखें हम लोग डिस्कस करें इसका, तो वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। कौन सा? ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियो शब्द कभी भी लग जाए तो समझ जाना किससे? बोन से संबंधित है, यानी हड्डियों से संबंधित है। तो बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। साथ ही एक और रोग है टिटैनी रोग। कौन सा? टिटैनी रोग। तो टिटैनी रोग भी होता है। और यदि हम लोग बात करें विटामिन D3, ओके, D3 का अर्थ है कि हमने डिस्कस किया था कौन सा? कॉलीकैल्सीफेरॉल। ओके, जो कॉलीकैल्सीफेरॉल, केवल उससे पर्टिकुलर यदि आपसे पूछे तो उसमें आपको लगाना है सीलियक नामक रोग, यानी D3 की कमी से कौन सा हो जाता है? सीलियक नामक रोग हो जाता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो आई होप विटामिन डी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया था कैल्सीफेरॉल, जंतु में दो प्रकार का, कॉलीकैल्सीफेरॉल और अर्गोकैल्सीफेरॉल। D3 संश्लेषण से देख लिया इसका सभी कुछ। ओके, इसके अर्गोकैल्सीफेरॉल का देख लिया स्रोत से लेकर के सभी कुछ विटामिन डी। फिर विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग देखे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा? विटामिन ई।
वन बाय वन हम सभी डिटेल से करेंगे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे और इसकी स्टडी मटेरियल से स्टडी करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विटामिन ई। विटामिन ई का यदि वैज्ञानिक नाम देखें तो इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। ओके, क्या नाम है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल यह विटामिन शरीर में प्रति उपापचय का कार्य करता है। तो पहली पॉइंट तो ये है कि किसका काम करता है? प्रति उपापचय, यानी उपापचय क्रिया के विपरीत, तो प्रति उपापचय का कार्य करता है तथा कोशिका झिल्ली की सुरक्षा एवं पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। इसके उपयोग में त्वचा की इसका यदि उपयोग करें तो जो त्वचा में झुर्रियाँ हो जाती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ओके, अब इसलिए चूंकि त्वचा की क्या हो जाती हैं, झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं इसके उपयोग से, तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। कौन सा? सौंदर्य विटामिन, इंग्लिश में इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सौंदर्य विटामिन के रूप में जाना जाता है। फिर यदि इसमें देखें कि चूँकि ये जनन क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। किसके लिए? जनन क्रिया, इसका अर्थ है रिप्रोडक्शन, जनन जो होता है उसकी क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो प्रजनन विटामिन, तो इसके दो और नाम हो गए। एक हम लोग इसको ब्यूटी सौंदर्य विटामिन कहते हैं, दूसरा इसको प्रजनन विटामिन, इसका अर्थ है रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको दोनों याद रहेंगे, विटामिन ई। अब इसका हम लोग डिस्कस करते हैं स्रोत। विटामिन ई के देखते हैं स्रोत। तो यदि हम लोग इसके स्रोत देखें विटामिन ई के, तो सबसे पहले इसको देखें हम लोग, तो सबसे अच्छा इसका स्रोत है गेहूँ। कौन सा? गेहूँ, वीट। फिर आप इसमें तेल, ओके। अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। अंकुरित अनाज, सोयाबीन में विटामिन ई ज़्यादा पाया जाता है। इसमें सोयाबीन में, हरी सब्जियों में तो होता ही होता है। ओके, और यदि नॉन वेज में देखें तो मीट में पाया जाता है, इसका अर्थ है मांस में भी विटामिन ई होता है। तो ये हो गए इसके स्रोत। यदि हम लोग देखें इसकी कमी से होने वाले अपूर्णता रोग, तो इसकी कमी से देखते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसकी कमी से मनुष्य में नपुंसकता हो जाती है। क्या हो जाती है? नपुंसकता। पहली चीज़ तो यही याद रखना है, इसकी कमी से क्या हो जाती है? नपुंसकता हो सकती है, इसलिए इसे प्रति नपुंसकता विटामिन कहते हैं। चूँकि किसको ये नपुंसकता को कम करता है, तो हम इसे बोलते हैं प्रति नपुंसकता विटामिन। ओके, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं इसे। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं ये पूछा जाए तो आपसे ना बने। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो आई होप आपको विटामिन ई से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
पूरा विटामिन ई कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन के। विटामिन के, ओके। विटामिन जो के का नाम है फिलोक्विनोन। कई लोग इसे फाइलोक्विनोन कहते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। अब देखो, ये इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका संश्लेषण, तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिक नामक पदार्थ के संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए इसे रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो हमारी यकृत में, ओके, किसके? ये प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोथ्रोम्बिक का संश्लेषण जब होता है तब ये पार्टिसिपेट करता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है, इसका अर्थ है। यानी ब्लड क्लॉटिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक विटामिन कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? विटामिन के। यानी ब्लड क्लॉटिंग, जैसे मान लीजिए कोई कट गया आपके शरीर में कहीं, तो कई लोगों का देखा होगा ब्लड नहीं रुकता है, तो उसके लिए क्या होता है? रक्त का जो क्लॉट होता है, थक्का बनता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अतः इसे रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ। इसका अर्थ है रक्त के स्त्राव को, बहने को ये कम कर देता है। ओके, इसका देखते हैं स्रोत। इसका स्रोत सबसे पहले, जैसे मोस्टली ये सभी में जैसे हरी सब्जियां जो हैं उनमें पाया जाता है। तो हरी सब्जियां, पनीर, टमाटर, गोभी, हरी सब्जी में मोस्टली, ओके, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, सभी। आंत के बैक्टीरिया द्वारा भी इसका संश्लेषण किया जाता है। अब इसका संश्लेषण देखिए, इनके अलावा क्या होता है? हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा भी संश्लेषण होता है। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शरीर के अंदर कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है। तो विटामिन के का हमारे शरीर के अंदर भी इसका संश्लेषण होता है। इसकी कमी से होने वाले यदि हम लोग देखें कि कौन कौन से होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर चोटग्रस्त होता है कोई व्यक्ति तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, यही वाला। इसका अर्थ ये रक्त का थक्का बनने में बहुत ही सहायक होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने अभी तक जो विटामिन पढ़े वो सभी कैसे थे? वसा में मिले। ओके, और ये पढ़े हमने 4 पढ़ लिए, ए, डी, ई और के। अब हम लोग आते हैं किसमें? सिंपली सा पढ़ते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। इसमें से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। एक हमने डिस्कस किया था बी कॉम्प्लेक्स, ओके, अनदर इज सी। ओके, तो
सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं। आप ऐसे ही याद रख सकते हो, बी कॉम्प्लेन बॉय किसी में घोल करके पीते हैं तो वाटर से याद कर सकते हैं कि पानी में घोलते हैं। अब इसको देखते हैं विटामिन बी। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त प्रथम विटामिन है। पहली चीज़, बी कॉम्प्लेक्स जो है कैसा है, नाइट्रोजन युक्त, जल में विलीय प्रथम विटामिन है। ओके, तो जल में विलीय, जिसमें विटामिन बी कहा गया, चूँकि बाद में कुछ और विटामिन की खोज हुई जिन्हें सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। इनमें अधिकांश का संश्लेषण आंत में स्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो इनका मोस्टली संश्लेषण आंत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा भी इनका संश्लेषण कर लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स में आते कौन कौन से हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग विटामिन सी में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आपको विटामिन बी1 को डिस्कस करेंगे हम लोग, बी1। ओके, बी1 को हम लोग थायमीन कहते हैं। क्या, थायमीन। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बी2। बी2 को राइबोफ्लेविन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसको कई लोग कौन सा, मिल्क विटामिन भी कहते हैं। कौन सा, मिल्क विटामिन, क्योंकि सबसे पहले मिल्क में पाया गया था विटामिन। ओके, और इसका एक अन्य नाम विटामिन जी भी है। ओके, तो विटामिन जी एक ही है, इसी को विटामिन जी भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन बी3। ओके, बी3 को नियासिन कहते हैं। अभी इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, अभी केवल वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं इनके, और इनकी कमी से होने वाले रोग भी डिस्कस करेंगे। नियासिन। फिर हम लोग विटामिन बी5, 4 छोड़ देते हैं। ओके, तो बी5 ये है आपका पेंटाथेनिक एसिड। थेनिक अम्ल कह सकते हैं हिंदी में, पेंटाथेनिक अम्ल। ओके, अब देखते हैं हम लोग बी6। ओके, बी6 जो है पायरोडॉक्सिन है। कौन सा, पायरोडॉक्सिन। ओके, और इसके बाद हमें देखना है बी7 और बी9 और बी12। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अभी बी7 को करते हैं। बी7 को मोस्टली इसका नाम बायोटीन है, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से। और फिर करना है हमें बी12। ओके, बी12 जिसे हम लोग नहीं, इसके बाद एक बी9 भी डिस्कस करेंगे। बी9 को फॉलिक एसिड, कोई भी सिरप खरीदते होंगे उसमें आप देखते होंगे फॉलिक एसिड मिलता ही मिलता है, हीमोग्लोबिन वाला। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बी12 डिस्कस करेंगे। बी12 यानी साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। तो इतने हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, विटामिन सी। ओके, जिसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन बी कॉम्प्लेक्स में। ओके, बी कॉम्प्लेक्स में पहला है बी1, जिसे हम लोग कहते हैं थायमीन। ऐसा थायमीन। तो सबसे पहले थायमीन को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं और इसके कमी से होने वाले रोग सभी को डिस्कस करेंगे। तो इसे सर्वप्रथम फंक ने सन 1912 में चावल की छीलन से तैयार किया। इसको
जो जिन्होंने आविष्कार किया, यानी सबसे पहले जो विटामिन शब्द आया था, फंक ने इसे 1912 में किसके चावल के छीलन से प्राप्त किया। इसे तंत्रिका शोधरोधी, ओके, एंटी न्यूरेटिक या एन्यूरिन भी कहते हैं। तो इसको एक और नाम क्या हो गया, निक नेम कह सकते हैं, तंत्रिका शोध रोधी। याद रखना रोधी है, ओके, एंटी न्यूरेटिक है। नहीं, आप रिवर्स याद कर लें, एंटी न्यूरेटिक या एन्यूरिन, एन्यूरिन भी कहते हैं। इसके स्रोत देखते हैं कि इसका कैसे पाया जाएगा। तो जैसे चावल के छिलके, तो पहली चीज़ अनाज के छिलके में पाया जाएगा। जितने भी अनाज हैं उनके छिलके में मोस्टली विटामिन B1 पाया जाता है। जो मेवा है, मेवा में, मिल्क में, यानी दूध में, मछली, अंडे, हरी सब्जी और चावल, चावल में भी विटामिन B1 पाया जाता है। हरी सब्जियां और अंडे तो है ही, और अंडे, ये इसके स्रोत हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि इसकी B1 की कमी से होने वाले रोग, यानी B1 जो है थायमीन, थायमीन की कमी से होने वाले रोग, अपूर्णता रोग यानी डिफिशियंसी डिसीज। तो इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों का कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। जैसे इसका नाम ही है एंटी न्यूरेटिक, तो पहली चीज तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, एक तो पहला ये। दूसरी चीज तंत्रिका तंत्र यदि प्रभावित होगा तो तंत्रिका तंत्र जिसका प्रभावित होता है तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं लकवा, ओके, पैरालिसिस। तो इसका शिकार हो जाता है, जो आप नॉर्मल बहुत ज़्यादा इसको देखते होंगे, पैरालिसिस हो सकता है। इसकी कमी से मुख्य रूप से एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। कौन सी बीमारी? बेरी बेरी नामक रोग होता है, जिसमें इसके लक्षण देखते हैं होता क्या क्या है। एक होता है अपच, ओके, यानी खाना नहीं पचता, कब्ज, तथा हृदय पेशियां क्षीण हो जाती हैं। ओके, तो ये बेरी बेरी में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, अपच, कब्ज और हृदय पेशियां क्षीण हो जाती हैं। तो आपको मोस्टली दो याद करना है, एक तो तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, दूसरा बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। मोस्टली एग्जाम में बेरी बेरी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, विटामिन B2, ओके, जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन को देखें तो इसे अभी मैंने बताया था कि इसको विटामिन G भी कहते हैं, विटामिन G। तो एक न्यू नेम, चूँकि पार्ले जी से याद कर सकते हो, मिल्क से वैसे भी। ये कार्बोहाइड्रेट अन्य पदार्थों को उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम FAD और FMN का एक घटक है। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट, इसका हम लोग सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेने वाले दो एंजाइम हैं FAD एंड FMN का एक घटक है जो वृद्धि और स्वास्थ्यवर्धक विटामिन है। ओके, तो ये किस तरह से कैटेगरी में करेंगे, वृद्धि एवं स्वास्थ्यवर्धक विटामिन। स्रोत देखें कि B2 का स्रोत क्या है। तो मैंने पहले ही कहा था
इसका एक और नाम क्या है, मिल्क विटामिन बी है। ओके, इसका अर्थ ये दूध में तो पाया जाएगा, मिल्क विटामिन। हरी सब्जियां, यीस्ट, सोयाबीन और पनीर भी कर लीजिए, पनीर, सोयाबीन, यीस्ट, अंडे, हरी सब्जियां, इनमें सब में पाया जाएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं कि B2 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है या होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो जो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, ये याद रखना आपको। कौन सा, किलोसिस, जिसमें ओंठ फट जाते हैं। ओके, किलोसिस क्या हो जाता है, ओंठ फट जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाचन शक्ति कमजोर, आंखों एवं त्वचा में जलन, सिर दर्द, दिमागी छीड़ता, जीभ में छाले पड़ना। तो इसकी कमी से एक और कौन सा है, जीभ में जो छाले पड़ जाते हैं, यानी ब्लिस्टर। मोस्टली लोग इससे कई बार ट्रेवल करते हैं। ओके, तो इसका और त्वचा का रूखापन, रक्त छीणता, एनीमिया। तो इसमें एक और याद रखना है, एनीमिया के भी लक्षण, यानी एनीमिया भी शामिल है। ओके, यानी रक्त की कमी और त्वचा का रूखापन, त्वचा का रूखापन। तो ये आपको याद रखना है, किससे, विटामिन B2 से। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सा, विटामिन B3, जिसे हम लोग नियासिन कहते हैं। देखिए ये वाला लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सभी विटामिन कंप्लीट करने वाले हैं। तो नियासिन B3, इसको हम लोग विटामिन PP ही कहते हैं, विटामिन PP। ये ऑक्सीकरण उपापचय में भाग लेने वाले NAD और NADP का सह एंजाइम घटक है। तो ऑक्सीकरण उपापचय में देखिए इस बार क्या क्वेश्चन आपके बहुत डीपली बनेंगे। तो ऑक्सीकरण उपापचय में दो कह सकते हो एंजाइम के एक सह घटक है, एक है NAD एवं NADP, इनके साथ क्या है, ये सह घटक है नियासिन। ओके, और इसमें कह सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल एवं गठिया को कम करने में मदद करता है। तो जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसको कम करता है, पहली चीज़ तो ये, कोलेस्ट्रॉल व गठिया को कम करता है। इसके स्रोत देखें कि B3 मिलता कहाँ है। तो सबसे पहले यीस्ट, मांस, ओके, मछली, अंडे, ये तो सब हो गए नॉन वेज वाले। अब देखें वेज वाले, तो दूध, मटर, ओके, मेवा और हरी सब्जियां, इनका इसके स्रोत हैं। इन्हें मोस्टली सही पाया जाता है। इसकी कमी से देखते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसकी कमी से जो डिसीज होती है उसको पिलाग्रा कहते हैं। क्या, पिलाग्रा। ओके, और पिलाग्रा, इसी को 4D सिंड्रोम नामक रोग कहते हैं। पिलाग्रा को ही क्या कहते हैं हम लोग, 4D सिंड्रोम। ओके, जिसमें जीभ और त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। इससे क्या होता है, पिलाग्रा से जीभ और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। पपड़ी कहाँ, जीभ और त्वचा पर। तो ये और इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया में कमी और मानसिक विकार में समस्या आती है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन B5। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंटाथेनिक
ये पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल या एसिड, पेंटाथेनिक या पेंटाथेनिक। सभी प्रकार के पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण उपापचय में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का मुख्य घटक है। ओके, तो सह एंजाइम किसका? ए का घटक है। अब इसके देखते हैं स्रोत कि विटामिन B5 के स्रोत क्या हैं। तो मोस्टली वही हैं जो पहले थे। एक तो यकृत, मांस, इसमें इम्पोर्टेंट है मूंगफली, आपको याद रखना है। कौन सा? मूंगफली, अनाज, गन्ना, शकरकंद, इनमें मोस्टली B5 पाया जाता है। कमी से होने वाले रोग देखें, प्रायः शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, फिर भी कमी होने पर एक आपका चर्म रोग और बालों का सफ़ेद होना या झड़ना कह सकते हैं। ओके, जनन क्षमता में कमी, हाथ पैरों में शून्यता, उल्टी, अनिद्रा और मंद बुद्धि है। अनिद्रा, ओके, उल्टी और मंद बुद्धि ये प्रमुख डिसीज है। तो आई होप B5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं B6। देखिए, विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इसके शॉर्ट PDF मैं आपको अपने चैनल के लिंक में दे दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो B6 इसे हम लोग, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ये पायरोडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम है। यह विटामिन मस्तिष्क के समान विकास एवं तंत्र की प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है, इसका स्रोत देखें तो दूध, आलू, केले, मांस, मछली, अनाज, ईस्ट, ये। और इसका एक और चीज़ है कि इसके अतिरिक्त आंत के बैक्टीरिया द्वारा भी इसका संश्लेषण हो जाता है। तो ये वाला भी हमारी बॉडी में बन जाता है, आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण। कमी से होने वाले रोग, तो सबसे पहले तो शारीरिक वृद्धि में अवरोध आएगा, रक्त, एनीमिया और चर्म रोग, क्या याद रखना है? एनीमिया, चर्म रोग और पेशी ऐंठन और पथरी, किडनी स्टोन जो है वो मोस्टली यही जिम्मेदार है, ठीक है, पथरी, किडनी स्टोन, ये। अब देखते हैं विटामिन B7, इसको हम लोग कहते हैं बायोटीन। इसे विटामिन H भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? विटामिन H। देखिए, हमने एक पढ़ा था विटामिन G, ओके, कि विटामिन G किसे कहते हैं, तो वो याद रखिएगा। जो B2 था, B2 को G कहते हैं ना, और जो B7 है उसको H कहते हैं। यह ग्लाइकोजन, वसी अम्लों तथा अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम का सह एंजाइम है। मोस्टली यह बालों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक विटामिन है, जैसे नाम ही है, आप देखोगे, बालों के स्वास्थ्य के लिए। याद रखिएगा, पेंटीन, बायोटीन एक ही चीज़ है, ओके। तो बालों के स्वास्थ्य के लिए स्रोत देखें इसके, तो वही सेम, मोस्टली मांस, मछली, फल, सब्जी, चॉकलेट,
ये याद रखना है। ओके, चॉकलेट में भी पाया जाता है, मूंगफली, और इसका भी जो संश्लेषण है आंत के बैक्टीरिया द्वारा, इसका भी संश्लेषण हो जाता है। ये थोड़ी सी देख लीजिएगा बैक्टीरिया। कमी से होने वाले रोग, तो सबसे पहले देखें तो त्वचा रोग, मांसपेशियों में दर्द और बालों का झड़ना, ये याद रखिएगा, बालों का झड़ना। अब ये बोलेंगे ये तो मोस्टली सबकी समस्या है इस समय। ओके, बालों का झड़ना। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं B9। कौन सा? B9। ओके, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड। ये फॉलिक अम्ल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रक्त कणिकाओं के निर्माण तथा DNA के संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो रक्त कणिकाएँ जो होती हैं जैसे RBC, WBC, ओके, इनके निर्माण के लिए यह बहुत ही सह एंजाइम की तरह भाग करता है, यानी RBC, WBC, ओके, इनके संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है। स्रोत देखें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसलिए देखते होंगे डॉक्टर मोस्टली आपको यही खाने को कहता है। सोयाबीन, ईस्ट, फलियां जो फलीदार होते हैं उसमें ईस्ट, ओके, इनमें और सोयाबीन में भी पाया जाता है। मोस्टली जो सिरप होती हैं टॉनिक जिन्हें कि आप समझते हैं, उनमें तो B9 होते ही होता है। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, क्योंकि रक्त की कमी हो जाती है। तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, रक्त की कमी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं B12, साइनोकोबालामीन। कौन सा? साइनोकोबालामीन। अब इसको डिस्कस करें तो ये न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण रक्त कणिकाओं में असहायक होता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ओके, तो इसमें B12 में कोबाल्ट धातु भी पाई जाती है। इसका स्रोत मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, यकृत यही है। ओके, मांस, मछली, मोस्टली अगर वेजिटेरियन में देखें तो पनीर आपको मिलेगा, बाकी सभी नॉन वेजिटेरियन है मोस्टली। इसकी कमी से भी एनीमिया और तंत्रिका तंत्र में विकार होता है। तो एक तो एनीमिया और तंत्रिका तंत्र, इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ये मोस्टली एनीमिया याद रखिए B12 के लिए। इससे जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा गया है कोबाल्ट, कि कोबाल्ट धातु किसे पाई जाती है। अब एक लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं विटामिन C। विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने के लिए अंतर कोशिकीय पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंत्रों और दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक होता है। ओके, देखिए दांतों का जो डेंटिन होता है उसके लिए भी निर्माण में ये सहायक होता है। इसका स्रोत यदि देखें तो जितने भी कह सकते हो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, हरी सब्जियां एवं सभी जितने भी लगभग याद रख लीजिए जितने भी खट्टे, ओके, वह रसदार फल होते हैं, उन सब में पाया जाता है। ये याद रखिए। तो इससे साइट्रिक फ्रूट्स में, ओके, कमी से होने वाला जो प्रमुख रोग है उसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं। कौन सा है? इसकी कमी से सबसे जो होता है रोग वो स्कर्वी। इस रोगों में घावों को भरने में समस्या उत्पन्न होती है और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता, जनन क्षमता भी कम होने लगती है।
हड्डी एवं दांतों की वृद्धि रुक जाती है। ओके, इन दांतों की वृद्धि भी रुक जाती है स्कर्वी में। ओके, तो आई होप अब आपको विटामिन समझ में आ गए होंगे। हमने विटामिन कंप्लीट कर लिया। अगर इससे रिलेटेड और कुछ ऐसे क्वेश्चन अब इसके रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। ओके, इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। आप मुझे और सजेस्ट करिए कि आपको क्या और कमी लग रही है या ओके, और चैनल में न्यू आए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।